नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं रेलवे ग्रुप डी की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टॉप 10 रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी की लेटेस्ट 2018 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और सॉल्व करते हैं बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। लेकिन इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2022 का जो ये साल है आपके लिए सफलता का वर्ष हो। नए साल का हर दिन आपके लिए सफलता, खुशी और समृद्धि से भरा हो। तो अब चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पे। तो यहां पे देखिए दर्पण प्रतिबिंब यहां पर दिया गया है। जब दर्पण दाएं या बाएं बना रहे तो यानी दर्पण प्रतिबिंब है, लंबवत है। और दर्पण ऊपर या नीचे बना रहे तो जल प्रतिबिंब की तरह काम करता है। दर्पण जब दाएं या बाएं रहे तो आकृतियां दाएं से बाएं, बाएं से दाएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो टी यहां पर है बाएं साइड में, तो दाएं साइड में आ जाना चाहिए। तो दाएं साइड में टी इसमें है, इसमें है, इसमें बाएं साइड है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें बाएं साइड है इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब जो बचा है दाएं, तो उसमें ये जो टी है सीधा है, इसमें टी उल्टा हो गया। जबकि ऐसा केवल जल प्रतिबिंब में होता है। जब दर्पण ऊपर या नीचे दिया रहता तब ऐसा होता है, लेकिन इसमें जल प्रतिबिंब नहीं है। दर्पण प्रतिबिंब होने के बावजूद भी इसमें टी उल्टा हो गया, इसलिए हमारे ये आंसर नहीं होगा। अब एक ही बच गया तो यानी यही हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि जो दर्पण दाएं और बाएं वाला लंबवत दर्पण होता है उसमें आकृतियां दाएं से बाएं, बाएं से दाएं परिवर्तित होती हैं। नीचे और ऊपर की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कुल मिला के हमारा आंसर ए है, लेकिन आपको ए को टिक नहीं करना, विकल्प में देखना है कि विकल्प किस विकल्प में ए लिखा हुआ है, क्योंकि ग्रुप डी में ये भी चक्कर रहता है। तो ए तो आपने ढूंढा है, लेकिन आपको विकल्प बी को टिक करना है। तो इस बात का भी आप परीक्षा में खासा ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर जो है बी किस में है, विकल्प डी में है। तो हमारा आंसर हो जाता है डी। अब अगला प्रश्न है श्रृंखला परीक्षण का। तो बिना घबराए ऐसे प्रश्नों में आपको बस बड़ी संख्या से छोटी संख्या यानी 17 में से 4 निकाल के आपको लिख देना। तो कितना आएगा, तो यहां पर आएगा आपका 13। अब बड़ी संख्या से अगली छोटी संख्या यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या 43 में 70 निकाल देंगे तो यहां पर आ जाएगा 26। अब ऐसे बनाइए, अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या यानी 82 में से 43 निकाल देंगे तो यहां पर आ जाएगा 39। तो अब हमारा रीजनिंग का दिमाग यहां पर काम करेगा। जब यहां पर 13 बड़ा है, फिर 13 दूना 26, 13 तिया 39, तो अब 13 चौके 52 बढ़ना चाहिए। यानी कि 4 में 13 जोड़ने पर 17, 17 में 26 जोड़ने पर 43, 43 में 39 जोड़ने पर 82। तो अब 82 में 52 जोड़ने से कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 2 4 और 8 5 13, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, इसमें समरूपता का प्रश्न। इसमें पूछ रहा है उच्च का संबंध कम से है तो पर्वत का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले उच्च और कम में कैसा संबंध है, तो इसमें आपको हिंदी की जानकारी चाहिए। उच्च का विलोम होता है कम। जैसे कहा जाए एक बच्चे ने पूरी कक्षा में सबसे उच्च अंक प्राप्त किया और एक बच्चे ने कम अंक प्राप्त किया, यानी एक तरह से ये विलोम शब्द जैसा है। तो पर्वत का विलोम शब्द पर्वत मतलब पर्वत, और घाटी मतलब नीचे यानी कि खाई, यानी कि घाटी इसका विलोम शब्द, पर्वत का विलोम शब्द घाटी यहां पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न मैंने लिया ग्रुप डी का ही। BOXER को क्या लिखा जाता है, CXAIW। तो इसी कोड भाषा में BEWSW किसका कोड होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, पहले अक्षर से पहले अक्षर का ही ज्यादातर में अंतर होता है। तो यहां पर B है और यहां पर C है। तो जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़ के जहां पहुंचते उस अक्षर को लेकर गिनते हैं। तो B को छोड़ के अगला अक्षर C एक ही उंगली पर आ गया, या कह सकते हैं यानी कि +1 है। अब दूसरा अक्षर है O और इसमें दूसरा अक्षर है Q। तो O को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो P Q दूसरी उंगली पर आ गया, यानी कि यहां पे +2 है। अब X से चलते हैं A तक, तो X के बाद Y, X को छोड़कर हम लोग काउंट कर रहे हैं, X के बाद Y Z A, तीसरे उंगली पर A आया यानी कि यहां पर +3 आया। अब हमें समझ में आ गया 1 2 3, अब ये 4 5 ऐसे बढ़ेगा। अब E है, यहां पर I है, तो E को छोड़ के
FGHI। तो I तक पहुंचने में हमें 4 उंगली लगाई यानी कि +4। अब R है अंतिम अक्षर और इधर अंतिम अक्षर है W। तो R से हम लोग W तक पहुंचेंगे तो R को छोड़कर और W को लेकर गिनेंगे तो R के बाद STUVW यानी कि 5 लगा यानी कि +5 है। तो अब हमें यह पता चल गया कि +1 +2 +3 +4 +5 से आंसर आता है। तो क्या हम B में 1 जोड़ेंगे तो C आना चाहिए और E में 2 जोड़ेंगे तो FG आना चाहिए। तो C और G किसी भी विकल्प में नहीं है। तो अब आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सीखना चाहिए। यानी प्रश्न में क्या है, तो यहां पर प्रश्न में लिखा है कि किसी कूट भाषा में बॉक्सर को CQAIW लिखा जाता है। तो अब यहां से ध्यान दीजिए, इसी कोड भाषा में BEWSW किसका कोड होगा। यहां पर मैं समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे अगर कहा जाए कि 4 का कोड 8 है तो 8 का, ये 4 का कोड 8 है तो 6 का कोड क्या होगा। 4 का कोड 8 है तो यहां पर हम 12 का देख लेते हैं। 4 का कोड 8 है तो 12 का कोड क्या होगा, यानी कि 4 बराबर 8 है यानी दुगुना है तो 12 बराबर क्या होगा, तो 24 होगा। लेकिन अधिकतर में तो यही पूछता है 4 बराबर 8 है तो 12 बराबर क्या होगा, तो आप 24 लिख देंगे। लेकिन यहां पर यह नहीं पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि 4 बराबर 8 है तो 24 किसके बराबर में है। 4 बराबर 8 है तो 12 का कोड 24 नहीं पूछ रहा है, 24 किसका कोड है। 4 का कोड 8 है तो 24 किसका कोड है, यानी कि अब आपको आंसर देना है 12। यानी कि 8 के बराबर में 4 है तो 24 के बराबर में क्या होगा, 12। यानी कि आपको अब जब ऐसा प्रश्न है तो आप प्लस ही में लगाइए, लेकिन इतना याद रखिए कि जब जितना जो प्लस की है यानी +1 है तो -1 हो जाएगा, +2 है तो -2, -3, -4, -5 हो जाएगा, क्योंकि आपको उल्टा देखना चाहिए। बी है तो ऐसे देख सकते हैं कि यहां पे क्या हुआ है तो सी हुआ, तो ऐसे नहीं, क्योंकि हमें उल्टा देखना है। सी है तो बी हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी में से 1 निकालेंगे। तो बी में से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी आता है 2 नंबर पे, 1 निकाल देंगे तो यानी 1 नंबर यानी ए आ जाएगा। अब ई में से 2 निकालना है, ई मतलब 5, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3, तीसरा अक्षर होता है सी। अब हमें डब्ल्यू मतलब 23 में से कितना निकालना है, 3 निकालना, 23 में से 3 निकालेंगे तो 20 होगा, 20वां अक्षर होता है टी। अब हमें एस में से कितना निकालना है, 4 निकालना है, एस का मतलब 19, 19 में से 4 निकालेंगे तो हो जाएगा 15, 15वां अक्षर होता है ओ। अब W मतलब 23, 23 में से कितना निकालना है, 5, 23 में से 5 निकालेंगे तो हो जाएगा 18, 18वां अक्षर होता है R। तो ये किस विकल्प में है, ACTOR, ACTOR विकल्प सी में है। एक तरीका और हो सकता है, अगर आप प्लस में ही आंसर लाना चाहते हैं तो एक तरीका और हो सकता है, जैसे कि B, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि B है तो यहां पर C हुआ है, जैसे हम लोग प्लस में देख रहे थे +1 +2 +3 +4, तो हम अगर प्लस ही में प्रश्न सॉल्व करना चाहें तो हमें विकल्प का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे B है तो यहां पर C, O है तो यहां पर PQ 2 बड़ा है, तो उसी तरह से हम लोग इसमें चेक करेंगे विकल्प से, तो किससे +1 +2 +3 +4 किस विकल्प से आता है ये हमें चेक करना है। तो A है, A तो सब विकल्प में है तो ये तो कॉमन है। अब हमें देखते हैं D के बाद ई तुरंत आ गया, यानी एक ही पर आ गया, जबकि हमें +2 करने पर ही आना चाहिए। +2 करने से ही आना चाहिए, जबकि डी के बाद तुरंत ही आ जा रहा है, यानी कि ए विकल्प हमारा नहीं होगा। अब बच गया सी, तो सी में 2 जोड़ेंगे तो डी ई सही है, इससे भी ये भी सी है तो सी डी ई, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें एफ लिखा है। अब इन 2 विकल्पों में से हमारा आंसर होगा, तो अब एस +3 करने पर देखते हैं एस से डब्ल्यू आता है +3 करने पर या टी से, तो एस से हम लोग करके देखते हैं। एस है तो TUVW 4 करने पर आ रहा है प्लस, जबकि हमें आना है 3 करने पर, तो टी से करके हम लोग चेक करते हैं डब्ल्यू, तो टी है तो UVW, तो टी से चेक करने पर 3 पर डब्ल्यू आ गया, यानी कि हमें ऐसे ही पता चल गया कि विकल्प सी हमारा आंसर होगा। यानी विकल्प से भी हम लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं अगर प्लस में चेक करने का मन हो। अब देखिए अगला प्रश्न रक्त संबंध का है, तो हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है,
सौम्या कौन है? तो तनु के एकमात्र भाई, एकमात्र दर्शाना इसलिए 1 लिख दे रहे हैं, यानी इसका एक ही भाई है। अब ये पता नहीं बहन है कि क्या है, नहीं पता है, लेकिन तनु का एक ही भाई है। नाम से पता चल रहा है कि लड़की होगी। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की क्या है? मां है, यानी कि माइनस है और ये है। आप लोग डबल चेक कर सकते हैं। सौम्या ये कौन है? तो तनु के एकमात्र भाई की मां है। तनु के भाई की मां है तो इसका मतलब ये इसकी भी मां है। ये बनाना ना पड़े चित्र, आप दिमाग में रखिएगा। तनु के भाई की मां यानी कि तनु की भी ये मां है। अब उल्टा देखें तो ये तनु का लड़का है और ये भी इसकी संतानी है, लड़का होगा या लड़की होगी। अब आगे लाइन में कह रहा है प्रीतम। तो प्रीतम कौन है? तो तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम कौन है? तो तनु के पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर का एकमात्र पुत्र, तनु के पिता का एकमात्र पुत्र। तो तनु के पिता यानी ये पिता बोल ही रही है, यानी कि तनु के पिता का एक ही पुत्र है। तो ये खुद तो है नहीं क्योंकि इसका भाई यहां पर मौजूद है। तनु के पिता यानी ये महिला है, इससे पता चल गया। तनु के पिता और इसका एकमात्र पुत्र यानी यही है कौन? प्रीतम। पढ़ के आप देख लीजिए, तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम कौन है? तो तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। अब देखिए, तनु इसको मां बोलती है और इसको पिता बोल रही है। इसको मां बोल रही है, इसको पिता बोल रही है, यानी ये आपस में ये क्या है? तो ये आपस में पति पत्नी, ऐसा वाला हम लोग दर्शाते हैं, ये पति पत्नी है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? सौम्या प्रीतम की क्या है? सौम्या जो है प्रीतम की क्या है? तो एक पीढ़ी ऊपर है, तो डायरेक्ट पता चला कि ये इसकी मां है, ये इसके पिता है, यानी कुल मिला के सौम्या प्रीतम की मां है। आंसर हो गया ये। किस समय पर, घड़ी का प्रश्न है, किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है? तो दर्पण छवि वाला जो भी प्रश्न आएगा, या वास्तविक घड़ी का समय देकर दर्पण का पूछ लिया जाए, या दर्पण का समय देके वास्तविक समय पूछ लिया जाए, दोनों ही सूरतों में आपको एक ही ट्रिक याद रखना है कि 12 बजे में से या 11:60 में से आपको घटा देना है दिए गए समय को। तो हम लोग यहां पर 12 में से घटा देते हैं। 12 में से कितना घटा देंगे? 3। तो 12 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 9, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। अलग छांटना है, तो अलग छांटने के लिए आप देखिए क्या संबंध 15-32 में बन रहा है। तो 15 दूना के 30 और प्लस 2 32 हो जाएगा। 42 दूना के 84 और 2 86 हो जाएगा। 26 दूना 52 और 2 नहीं 53 54 55 56 4 जोड़ने पर आ रहा है, यानी यही आंसर होगा। फिर भी हम अगला भी चेक कर लेते हैं। 36 दूना 72 और 2 74, यानी कुल मिला के हमारा आंसर सी है, क्योंकि इसमें 4 जोड़ने पर आंसर आ रहा है, गुणे 2 करने के बाद। आंसर हो गया सी। अब इसमें बताना है कि कौन सा एक समान समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि अलग इसमें भी छांटना है। तो गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पृथ्वी, प्लास्टिक। जब आप सारे विकल्पों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें आपस में क्या रिश्ता है और इन रिश्तों के आधार पर कौन सा विकल्प अलग है। तो गीली मिट्टी भी एक प्राकृतिक का रूप है, चिकनी मिट्टी भी, पृथ्वी भी प्राकृतिक है, लेकिन प्लास्टिक जो है जल्दी समाप्त नहीं होता है, मिट्टी में दबा भी देंगे, तो यानी कि अप्राकृतिक इसे हम कह सकते हैं, यानी हमारा आंसर है डी। लेकिन आपको डी को नहीं टिक करना है, ये देखना है कि डी किस विकल्प में है। तो विकल्प जो डी है वो विकल्प ए में है, तो हमें डी आने के बाद भी हमें ए को टिक करना है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। अगला वेन आरेख का प्रश्न है, दे रहा है कि टीवी, कैमरा और ट्रेन के लिए कौन सा चित्र सही है। तो न तो कोई टीवी कैमरा होता है, ना ट्रेन होता है, ना कोई कैमरा टीवी होता है, ना ट्रेन होता है, ना कोई ट्रेन कैमरा होता है, ना टीवी होता है, यानी कि किसी शब्द का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो 3 अलग अलग वृत्त बन जाता है, हमारा आंसर हो जाता है डी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।